प्रणाम है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हेक्सासीड एशोथेरेपी के बारे में प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से। मैं हूं गायनी नेचुरोपैथ डॉक्टर निधि कंसल और गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर काम करते हुए मुझे तकरीबन 5 वर्ष हुए हैं। हालांकि क्लिनिक की ऑफिशियली शुरुआत हुए अभी 1.5 साल ही हुआ है और इसी छोटे से टाइम स्पैन में मैंने ये समझा कि फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स हर एक एज में, हर एक सेगमेंट में हैं। आप फाइनेंशियली किसी भी तरह का उनका बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका कुछ भी हो, या वो किसी भी एज ग्रुप से हों, किसी न किसी तरह की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली या फैमिली लेवल पे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रही हैं, जो रूट डाउन होती है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बीमारियों की शुरुआत सिर्फ मन से ही होती है। एक्चुअली महिलाओं के लिए ज़्यादातर बीमारी की शुरुआत होती है आकाश तत्व के डिस्टर्ब होने से। क्योंकि मैं एक गायनी नेचुरोपैथ हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सभी फीमेल्स को मैं इन्फॉर्म करूँ या ये मैसेज पहुँचाऊँ कि अब हमारे पास सॉल्यूशंस, रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। और रेमेडी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास प्रिवेंशन के लिए मेजर्स अवेलेबल हैं। यानी कि यदि आप समय रहते ठीक से प्रैक्टिस करें, प्रोसीजर्स फॉलो करें, एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, तो आपको वो समस्याएं आएंगी ही नहीं जो कि आमतौर पे सभी महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं। और धीरे धीरे उनके लिए लाइफ एक अपने आप में बड़ा बोझ बन जाती है, चाहे वो किसी भी एरिया में रहती हूँ इस विश्व के। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की आधी आबादी की समस्याओं के बारे में। एक गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर आरोग्य भारती हरियाणा की मैं महिला प्रमुख हूँ और कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर हूँ। और इसके साथ ही मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। मैंने एमटेक किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए ही मुझे ये बात समझ आई कि एजुकेटेड फीमेल्स को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। धीरे धीरे जब मैंने सोसाइटी को समझना शुरू किया और ये मुझे फीमेल कम्युनिटी ने ही ये बताया कि आपको बीमारियों के साथ, कष्टों के साथ, पेन के साथ या मेंटली डिस्टर्बेंसेस के साथ ही जीना सीखना होगा, आपको आदत डालनी होगी समस्याओं के साथ खुश रहने की। तो ये बात मुझे ज़रा डिस्टर्ब कर गई। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि एक टेक्नोलॉजी किंग के नाम से जाने जाते हैं, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल शंट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाए हैं। जब अश्विनी जी से मेरा मिलना हुआ और उनसे मेरी थोड़ी बातचीत हुई, तब मैंने ये जाना कि समस्याओं का सॉल्यूशन तो अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने अपने आप के लिए ही इन रेमेडीज़ को यूज़ करना शुरू किया। इनके मैजिकल इफ़ेक्ट्स मैंने अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपनी ओवरऑल सोशल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे जब मैंने इनके बेनिफिट्स देखे, तो पिछले 5 सालों से लगातार मैं सोसाइटी में इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात कर रही हूँ और आज गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर क्लिनिक चलाती हूँ, सोसाइटी में एक्टिव हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट चाहे वो मेल कम्युनिटी हो या फीमेल कम्युनिटी हो, एटलीस्ट एक क्यूरियोसिटी इसके बारे में लोगों में है। तो इसीलिए आज हम हेक्सासीड एशोथेरेपी पे डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, क्योंकि इसके बारे में जानकारी अभी बहुत कम अवेलेबल है और क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। और क्यूरियोसिटी से ज़्यादा इसकी नीड सोसाइटी में हर एक सेगमेंट में इसकी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। टीनेजर लड़कियों की बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, न्यूली मैरिड लड़कियों की बेडरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कंसीवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या पोस्ट डिलीवरी रिकवरी नहीं हो पाती, या मीनोपॉज के बाद प्रॉब्लम्स हैं, या प्यूबरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या करियर में डिस्टर्बेंसेस हैं। येस, एवरीथिंग इज मोर और लेस कनेक्टेड विद हेक्सासीड एशोथेरेपी। इसीलिए इसके बारे में प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से आज डायरेक्टली हम टेलीकॉल के माध्यम से बातचीत करेंगे। मेरे साथ बोल बोल कर पहले इस पोएम को गाएं, जिसके द्वारा हमारा निष्ठा यानी कि हमारी सिंसियरिटी एटलीस्ट कल्टिवेट होकर इस लेवल पर आती है कि हम समझने लायक हो पाएँ। उसके बाद हम टेलीकॉल के माध्यम से अश्विनी जी से बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ बोल बोल के इस पोएम को गाइए। इतनी शक्ति हमें दे न माता,
मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ऑडियो चेक प्लीज। हेलो, प्रणाम अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस FB लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम हेक्सा सीड एशोथेरेपी पर बात करने वाले हैं। मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। अश्विनी जी, जैसा कि हम अभी अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि आप टेक्नोलॉजी किंग के नाम से जाने जाते हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर है, जिसे हम कहते हैं नारी ज्ञान। लेकिन मैं क्योंकि गायनी नेचुरोपैथ हूँ और फीमेल कम्युनिटी में मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो मैं ये बात समझती हूँ कि आज तकरीबन हर एक फीमेल को किसी न किसी फॉर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उनकी रेमेडीज सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहे। हेक्सा सीड एशोथेरेपी बहुत तेज़ी से काम करती है फीमेल की हर प्रकार की हेल्थ पे, लेकिन इसके बारे में आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि ये बना कैसे, क्या वेदों के बारे में, क्या वेदों में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या अभी तक इसके बारे में कोई जान नहीं पाया था? ऐसा क्या कारण है कि आपके अलावा इस सब्जेक्ट को कोई और एक्सप्लोर नहीं कर पाया? अभी ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेदों के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं कि वेदों में क्या है क्या नहीं है। हाँ जी। पर हाँ, ये जरूर है कि ये दिखाई देता है कि फीमेल्स आज की तारीख में सबसे ज्यादा सफर कर रही है जी। सबसे ज्यादा कष्ट जो कि वो बता भी नहीं पाती, दिखा भी नहीं पाती, और दिखता भी है और रोती भी है, पर रोकर भी करें क्या, वो दे आर लर्निंग टू लिव विद पेन, और वो भी वो पेन जो कि है नहीं एक्चुअली, पर बन गया, बना लिया उसको। तो या तो उसका मूल कारण मेरे को जो समझ में आया, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आया वो यही आया कि शायद नारी ज्ञान मातृशक्ति की बात करते हैं, मातृशक्ति मातृ ज्ञान के बारे में बात करते हैं, मदरहुड के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। मतलब कुछ काम है उसके ऊपर किया हुआ, उसकी शायद जानकारी भी है, उस पर काम भी होते हैं, और उसके लिए शायद ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जी। मातृशक्ति नारी शक्ति के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं चलाता नारी शक्ति के ऊपर, कोई नारी शक्ति के ऊपर बात नहीं करता, कोई नारी शक्ति के ऊपर, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि नारी शक्ति है भी कोई चीज, नारी शक्ति भी कोई चीज है क्या? जब इसके ऊपर खोज शुरू हुई, समझना शुरू किया, तो समझा कि नारी शक्ति के ऊपर कोई बात नहीं करता, नारी शक्ति के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, और नारी को तो अबला बना दिया। मतलब सरप्राइजिंगली एक तरफ हम शक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ अबला की बात करते हैं। तो है जी। हाँ, तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं लगता कि अबला कह रहे हैं और शक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ जी। शिव शक्ति मतलब दुर्गा शक्ति, और पता नहीं शब्द तो बहुत सारे हैं, पर इसका मतलब क्या है ये कभी समझने की कोशिश किसी ने क्यों नहीं करी? मुझे नहीं समझ में आया ये बात। ये समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करी। तो थोड़ा जब हम पीछे, हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें हम लोग समय पे रिसर्च करते हैं। अब समय पे भी रिसर्च हो सकती है, यही नहीं पता था पहले।
हाँ जी। तो समय पे जब रिसर्च करनी शुरू करी तो पता लगा कि नारी ज्ञान के ऊपर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी। मेरे को मतलब हैरान मैं ये इस बात को समझकर हुआ कि नारी ज्ञान के ऊपर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और मातृशक्ति की बात करते हैं और मातृ ज्ञान की बात करते हैं, मदरहुड की बात करते हैं। इनके ऊपर बहुत चर्चा है, बहुत सारा वो है अवेलेबल है, पर नारी शक्ति पर कुछ नहीं अवेलेबल, कुछ भी नहीं अवेलेबल। मतलब नारी शक्ति भी कोई चीज होती है शब्दों के अलावा, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि नारी ज्ञान मेरे को नहीं मिला। नारी ज्ञान नहीं है तो नारी शक्ति के बारे में पता लगेगा ही नहीं कि नारी शक्ति क्या होती है, क्या हो सकती है, क्या होती है। ये तो मैंने कहना, जब मेरे को थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ तो मैंने कहना शुरू किया कि नारी जो है 9 गुना भारी है पुरुष से। हाँ जी। पर हैरान हो गया, लोग कहते हैं हाँ है तो भारी, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत तेजी से बढ़ता है उसका। मतलब कमाल है लोगों ने उसको वजन से जोड़ दिया। इसको हम ये पुरुष तो बेचारा पतला सा घूमता रहता है और नारी इतनी भारी हो जाती है जी। तो ये मुझे मतलब हंसी तो बहुत आई मुझे ये सुन करके कि हाँ जी नारी होती तो बहुत भारी है, पर इसका अर्थ क्या है ये समझने की कोशिश किसी ने करी नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर मैंने बात शुरू की, क्या इस तरह के जोक्स या इस तरह की बातें तो बहुत चलती हैं कि पुरुष बेचारा फीमेल के कहने पे ही चलता है, यानी कि पत्नी ही आदेश देती है पति को और पति की मजबूरी है उस आदेश को पूरा करना। तो इस तरह के जोक्स तो हमारी सोसाइटी में चलते हैं, लेकिन नारी को फिर भी अबला ही माना जाता है, अबला रूप में ही देखा जाता है और वो खुद भी ये मानकर ही खुश है, मुझे लगता है कि मैं अबला हूँ और फिर वो अधिकारों की बात करती है या समान अधिकार। नहीं तो फिर दुर्गा शक्ति की बात क्यों करी जाती है, मुझे ये बताओ। जो शक्तिशाली हुई उसको हमने देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया, जिसमें हमें लगा शक्तिशाली मतलब जैसे जब अबला है तो शक्तिशाली कैसे हो सकती है। जैसे हम दुर्गा जी का लेते हैं एग्जाम्पल, तो उन्होंने महिषासुर का वध किया या काली ने रक्त बीज का वध किया, तो वो कहीं ना कहीं उनमें शक्ति तो थी, स्ट्रेंथ थी, तो वो इन राक्षसों को मार पाए। करेक्ट, ओके ओके एग्री, पर वो शक्ति मिली कहाँ से? नहीं पता यही बात है कि उसने दुर्गा काली ने दुर्गा बनकर उसका वध किया। हाँ और वो दुर्गा बनी कैसे? पता नहीं जी। डॉक्टर अगर ये कहोगी तो फिर भी सीख सकती हो, अगर ये नहीं जानती कि पता नहीं क्या करके तो फिर भी सीख सकते हो। हाँ, योग्यता प्रॉब्लम ही यही रही कि दुर्गा शक्ति की बात तो करी पर पता है क्या करके और सीखना बंद कर दिया। सोर्स क्या था दुर्गा की शक्ति का? है? दुर्गा की शक्ति का सोर्स क्या था? अब पहुंचते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, अब ये तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही बता दूंगा तो तुम समझोगे कैसे? समझोगे ही नहीं, मानोगे नहीं। अच्छा। तो ऐसे ही कोई कुछ कह देगा और तुमने मान लिया, ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक? कृष्ण ने इतनी सारी बातें बताई, इतना सारा कुछ कहा, किसी की समझ में आया? राम जी ने निष्ठा चक्र दिया, आज तक किसी को पता ही नहीं कि निष्ठा चक्र भी कुछ होता है जो राम जी ने दिया। हाँ जी। मतलब मैं हैरान हूं कि श्री राम और सीता जी की बात करते हैं सारे के सारे, और निष्ठा चक्र राम ने दिया, सीता जी ने नहीं दिया। तो राम ने जब निष्ठा चक्र दिया, उस निष्ठा चक्र के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। हाँ जी। शिव शंकर पार्वती ने तपस्या करी बहुत शंकर को प्राप्त करने के लिए, पर वो शंकर को प्राप्त क्यों करना चाहती थी? वो शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, यानी कि वो क्यों नहीं एग्री? जब चलो मान लिया प्राप्त कर रहे थे, पर क्यों प्राप्त करना चाहती थी? नहीं पता। और तपस्या करना सिखाया किसने और क्या तपस्या करनी है ये बताया किसने? नहीं पता जी। करेक्ट। तो
तो ये सारे फैक्टर्स क्योंकि हमने पता करने की कोशिश नहीं करी, और स्त्री ने, खास लड़कियों ने ये बात जानने की कोशिश नहीं करी कि भैया ये चक्कर क्या है, हमें कुछ तो कोई कहीं से तो पता लगे, कुछ तो होगा जरूर जो ये बताए हमें कि दुर्गा शक्ति को शक्ति मिली का, काली को वो शक्ति मिली कहां से जो वो दुर्गा बनी और उसने वध किया, काली महाकाली बनी कैसे। तो अभी एक बहुत सिंपल, और अबला, अबला नारी अबला बनी कैसे, जो दुर्गा शक्ति की बात कर रहे हैं, तो अगर शक्ति हमें उसको कैसे मिली ये नहीं पता, तो नेचुरली नारी अबला ही रही और अबला रहेगी, जबकि प्रकृति ने तो अबला बनाया नहीं उसको। और एक बात और है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहूंगा और जो समझना ही पड़ेगा कि एक शब्द, एक वाक्य आता है, आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। सुना होगा शायद तुम लोगों ने कहीं पर भी। जी सुना है कि नहीं सुना? हाँ जी, अ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है, लेकिन मुझे हाँ, इसका मतलब क्या है? आ क्या है? एक आ अक्षर है। पहला अक्षर है हाँ जी, हिंदी के अल्फाबेट का। हाँ जी, तो आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। हाँ जी, इस शब्द को, इस वाक्य को किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। जी, तो अबला का सबला बना दिया, फिर सबला बना दिया, पर अबला का मतलब क्या है ये नहीं पता लगा। अबला का मतलब है कि उसमें बल कम है या नहीं है, हम लोग असमर्थ, अज्ञानी। अबला का मतलब है आपके, अगर इस वाक्य को समझ लो कि आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है, तो अबला मतलब पूरा बल आपके पीछे छुपा है। अच्छा, पूरा बल के पीछे ही छुपा है, मतलब हम जब नारी को अबला कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसी के पीछे तो सारा बल है। हाँ, ओके। तो अगर उसको सबला और सबला बना दिया तो फिर तो वो बेचारी रहे ही नहीं कुछ भी, बल तो उसका सारा खत्म हो गया। ओके, उसको सबला कहते ही उसका सारा बल खत्म हो गया। अच्छा, तो अश्विनी जी, अब हम आज की सोसाइटी की बात करते हैं। तो जो हमारी यंग कम्युनिटी है, जो यंग लड़कियां हैं, क्योंकि हमारा भविष्य तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, मैं इसीलिए टीनेजर्स या यूथ के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। तो उनको आज की डेट में ये नहीं समझ आता कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, कितना वो फैशन को या ट्रेंड को फॉलो करें, या करियर के लिए किस तरह की चॉइसेस को ऑप्ट करें, मैरिड लाइफ में कैसे रहें या ना रहें, रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, लिव इन में रहें या मैरिड रहें, या आई मीन इस समय सिचुएशन ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि उन्होंने वर्किंग वुमेन को भी रोते हुए देखा है, हाउसवाइफ्स को भी रोते हुए देखा है, डिवोर्सीज को भी डिस्टर्ब देखा है, अनमैरिड को भी डिस्टर्ब देखा है, और मैरिड फीमेल्स को भी डिस्टर्ब देखा है। तो जब हम आज की यंग कम्युनिटी की बात करते हैं, जिनकी एज अभी 20-25 के आसपास है, तो ऐसी फीमेल्स को सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी से जुड़ी हुई समस्याएं, और रिलेशनशिप्स उनके लिए एक बहुत ही बड़ी पजल है, बहुत ही बड़ी पजल, जिसको वो एक्सपेरिमेंटिंग के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा किया था तो शायद ऐसा हो जाए, इस लड़के को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं या ना करूं, या इसको इग्नोर करूं, या मैं अपने करियर पे फोकस करूं। इस समय ये डायरेक्शन कैसे मिलेगी, और हेक्सा सीड एशोथेरेपी हमारे लिए कैसे यूजफुल या हैंडी प्रूव हो सकती है? देखो, एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले लड़की को अबला शब्द को समझना ही पड़ेगा। उसके अंदर बला की इतना बल है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। उसको अपने बल को जागृत रखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई गुजारिश है किसी भी उम्र में सीखे जाके, पर करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। और एशोथेरेपी हेक्सा सीड के अलावा कोई चॉइस नहीं है। किसी भी हालत में
जब तक वो अपने बल को नहीं पहचानेगी तब तक उसका बल उसको तंग करता रहेगा, रुलाता रहेगा, दुखी करता रहेगा, कष्ट में रखेगा, परमानेंट कष्ट में रखेगा। क्योंकि एक असूल है कि स्प्रिंग को आप ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते। ओके, तो ये जो एक कंसेप्ट कुछ समय तक हमारी समाज में रहा कि औरतों को घर में रखो, घूंघट में रखो, दबा के रखो, या वो पुरुष से नीचे ही रहे, ये एक तरह से स्प्रिंग को दबा के रखा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज फीमेल ऑलमोस्ट सड़क पे है। और दबाया किसने? दबाया किसने? आप यहाँ पर समझने की है कि दबाया किसने? मैं एग्जैक्टली तो पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि किसने दबाया। एक सोसाइटी में नॉर्म बना कि औरतें घर से बाहर ना निकलें या क्यों नहीं ढक कर रहें। माँ ने दबाया भाई, माँ ने दबाया। हम तो ये सुनते हैं कि पुरुष समाज ने ये एनफोर्स किया फीमेल्स पे कि वो घूंघट में ही रहें या वो पढ़ने के लिए स्कूल ना जाएं। अभी तो यही तो कह रहा हूँ ना कि ये सारी की सारी गलतफहमी माओ ने डेवलप करी बच्चों के, अपनी बच्चियों के अंदर। माँ ओनली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि माँ ने उसको यही नहीं पता लगा कि 9 महीने तो उसके पेट में है, तो वो उसको जो चाहे सिखा सकती है। हाँ जी, सीता जी का एग्जाम्पल कोई समझना नहीं चाहता। हाँ जी, तो जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो फिर क्या किया जा सकता उसका? सीता जी के एग्जाम्पल समझना तो पड़ेगा कि माँ ही रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट 9 months each child remains in the womb of mother। तो माँ ही रिस्पॉन्सिबल है। अब वो ये कह सकती है कि मैं उसको, मेरे को क्या पता अंदर बेटा है कि बेटी है, मैं क्या करूं? तो यही नहीं पता उसको, इतना भी नहीं पता उसको कि इतना भी किसी ने नहीं सिखाया उसको, उसकी माँ ने नहीं सिखाया या किसी ग्रंथ में नहीं सीखा, और कि वो क्या कि भैया जो पेट में है तब क्या करना है और क्या सिखाना है बच्चों को, वो कौन सीखेगा? सीखना तो माँ को पड़ेगा ना, कन्या को सीखना पड़ेगा भाई। माँ की जिम्मेदारी है कि वो सिखाए अपनी बेटी को कि जब बच्चा गर्भ में है तो क्या क्या उसको सिखाना होता है। इस पर चल दिए कि उसका जेंडर क्या, ये समझने के लिए चल दी है। कितनी मूर्खता भरी बात है। जेंडर जान के क्या करोगे? तो इसलिए समझो कि गर्भ में माँ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। ये माँ को समझना, माँ बनने से पहले आज की लड़कियां क्यों माँ नहीं बनना चाहती, या क्यों ये इतना जो बेटी बचाओ का अभियान चलाना पड़ा मोदी जी को? हाँ जी, क्यों चलाना पड़ा? तो अभियान चलाने से होगा क्या जब तक समझेंगे नहीं लोग इसका मतलब क्या है, बेटी का मतलब क्या है। बेटी नारी, इस दुनिया को नारी शक्ति पालती है। विष्णु को पालने वाला कहा गया है, तो नारी जो है विष्णु के बराबर मानी जाती है। विष्णु तो पुरुष है। हाँ जी, फिर तो समझ कैसे आएगा? अर्धनारीश्वर के रूप में शंकर ने समझाया है सब कुछ, पर समझना नहीं चाहता कोई। कि नारी जो सफर कर रही है वो अपने जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण सफर कर रही है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन जो आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है कि नारी अपने जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से सफर कर रही है, और जो बच्चा उसने पैदा किया उसका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से वो सारी उम्र सफर करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्यों? क्योंकि उसको हैंडल करना सिखाया ही नहीं। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन और 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन और एक कॉमन जेंडर सिंड्रोम। ये 2 समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण पूरी की पूरी ग्लोबल सोसाइटी सफर कर रही है बुरी तरह से, बहुत ही खराब तरीके से। तो अश्विनी जी, हम बात कर रहे हैं हेक्सा सीड एशोथेरेपी पे, और आप प्रॉब्लम आपने बताई कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से फीमेल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सफर
कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉमन जेंडर सिंड्रोम नाम के जो दो वो है, वो सिस्टम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कहीं पर दिखाया नहीं है। हालांकि अर्धनारीश्वर के रूप में जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा बताने की कोशिश करी गई होगी, आई एम श्योर, बट कॉमन जेंडर सिंड्रोम के बारे में कोई चर्चा कहीं पर नहीं है, और वो है नारी ज्ञान। कॉमन जेंडर सिंड्रोम इज नारी ज्ञान। कॉमन जेंडर सिंड्रोम इज नारी ज्ञान, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट नारी ज्ञान। ओके, कॉमन जेंडर सिंड्रोम का मतलब यही हुआ कि फिजिकली एंड मेंटली एक ही जेंडर है। हाँ, तो ये नारी ज्ञान कैसे हुआ? मतलब किसी का भी फिजिकल जेंडर ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसे हुआ, पर नारी ज्ञान यही है। आप नारी ज्ञान की बात कर रहे हैं, नारी ज्ञान या नाड़ी ज्ञान? नारी फीमेल, अश्विनी नारी जी शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कोई तो नारी फिजिकल, शक्ति, नारी ज्ञान के बिना नारी शक्ति जागृत ही नहीं हो सकती। ठीक है, एक पुरुष वो नारी शक्ति जागृत नहीं होगी तो नारी की तो बेचारी यही रहेगी, सबला ही बनी रहेगी। एक्चुअली नारी सबला है, अबला नहीं है। हाँ जी, अबला होती तो वो तो उसको तो कोई फिर वही नहीं कर सकता था, मतलब दबा ही नहीं सकता था। अच्छा, ओके तो नारी जब से सबला बनी है तभी से वो कष्ट में है। ओके। तो कॉमन जेंडर सिंड्रोम ही नारी ज्ञान है, और हेक्सासीड रेशोथेरेपी नारी ज्ञान पर बेस्ड है, क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली है ही नारी। मैं तभी तो बताना चाह रहा था कि नारी शक्ति को समझो, नारी शक्ति समझोगे तो वो नारी, वो जो है कॉमन जेंडर सिंड्रोम पर के वजह से नारी शक्ति वीक होती है। मतलब मैं मूल कॉज, रूट कॉज बता रहा हूँ कि नारी शक्ति नहीं रही या कमजोर हो गई या बीमार हो गई, उसका रूट कॉज है कॉमन जेंडर सिंड्रोम। ओके ओके। और उसको कॉमन जेंडर सिंड्रोम को समझना है तो वो नारी शक्ति, नारी ज्ञान से समझ सकते हो, और नारी ज्ञान से ही आप उसको हील कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। तो मतलब और अगर वही सिस्टम है हेक्सासीड एशोथेरेपी। मीन्स जो हमारी यूथ है, जो हमारी आज की यंग लड़कियां हैं, जो कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को डायग्नोसिस करवाएं और समझें कि कहीं उन्हें कॉमन जेंडर सिंड्रोम तो नहीं, और अगर है नहीं, यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर, तुम खाली जो लड़कियों की बात कर रही हो, मैं एंटायर फीमेल जनरेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी है जो। ओके। ये पता करना उनके लिए, मतलब उनको अगर अपने आप अपनी जिंदगी को, बची हुई जिंदगी को ठीक बिताना चाहते हैं, हाँ जी, तो ये उनको समझना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है कि हमारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह का है, और कॉमन जेंडर सिंड्रोम की वजह से कहीं हमारी नारी शक्ति वीक तो नहीं हो रही। और नहीं, वेट एक मिनट। नारी शक्ति तो डेफिनेटली मरी हुई है। ओके, और उसमें कॉमन जेंडर सिंड्रोम या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट दी वो तो डायग्नोस्टिक के एक प्रॉब्लम्स है, वो दो प्रॉब्लम्स है। हाँ जी, पर बात तो नारी शक्ति की हो रही है, तो नारी शक्ति को अगर आप रिकवर करना चाहते हो, फीमेल्स अगर रिकवर करना चाहती है, नारी शक्ति को अपने लिए यूज करना चाहती है, अपने परिवार के लिए यूज करना चाहती है, तो उसको नारी शक्ति जागृत करने का तरीका सीखना ही होगा, समझना ही होगा। तो उसको फिर उसका स्टेप्स है कि पहले वो समझे कि उसको कौन सी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा क्या है, या कॉमन जेंडर सिंड्रोम है तो है कि नहीं है, उन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है पहले ये समझे, फिर वो डायग्नोज करवाए कि उन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है उसको, फिर कितने डिग्री की प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। वो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, और फिर उसके लिए जो प्रैक्टिसेस है, उसके जो वो एक किस्म से कह लो मेडिसिन है, या जो टेक्नोलॉजीज है, जो उसको यूज करके अपने आप को ठीक करे, जो भी उनकी रूट कॉज निकल के आता है, जितने भी डिग्री का रूट कॉज निकल के आता है, उसको वो ठीक करे, तो उनकी नारी शक्ति जागृत होनी शुरू होगी। यहाँ पर कॉमन जेंडर सिंड्रोम या जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं हो रही है, बात नारी शक्ति की हो रही है। तो नारी शक्ति
शक्ति, अगर आप अपनी नारी शक्ति तो चलो मतलब नारी शक्ति कहना चाहिए इसको, नारी तत्व, ये नारी तत्व है, ये कृष्ण का दिया हुआ है नारी तत्व। कृष्ण ने इसके बारे में सारी जानकारी द्रौपदी के माध्यम से। कुंती ने जो गलती करी थी वो गलती द्रौपदी ने नहीं करी। हाँ जी। क्यों नहीं करी? और किसी ने नहीं करी। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण ने द्रौपदी के माध्यम से नारी तत्व के बारे में बताया, उसको हम कृष्ण तत्व कहते हैं। अब उसको जागृत करने के लिए कृष्णांश तत्व का यूज होता है जी। तो यानी कि फीमेल के लिए नारी शक्ति को अवेकिन करना, अपनी नारी शक्ति को जागृत रखना ही एकमात्र तरीका है अगर उसे अपनी लाइफ में अब सफरिंग से बाहर आना है और बची हुई लाइफ से ऑफ कोर्स। और इसके लिए पहला स्टेप इन्वॉल्व है कि वो अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझे कि कहीं उसे जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन या कॉमन जेंडर सिंड्रोम में किस टाइप का है। उसके बाद उसकी देखो मैं यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ पर एक्चुअली कहना ये होगा कि वो अपनी नारी शक्ति के पैरामीटर्स को टेस्ट करवाए। नारी शक्ति के कि उसकी नारी शक्ति किस वजह से मर रही है, उसका रूट कॉज क्या है, वो डायग्नोज करवाए। आप नारी शक्ति नहीं करो, उसके बाद तो जो रूट कॉज निकल के आएगा उसका सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन ले लो और उसको यूज कर लो, काम खत्म। तो तुम उसको अलग अलग स्टेप पे मत डिवाइड करो। नारी शक्ति की बात करो, नारी शक्ति को समझोगे किस वजह से मेरी नारी शक्ति वीक हो गई है या बढ़ गई है या बीमार है। और ये सारा डायग्नोसिस और रेमेडीज हेक्सासीड एशोथेरेपी के थ्रू हो पाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट हेक्सासीड थेरेपी इज। Hexaseed Ashotherapy precisely is this. Okay. That how to understand the reason of fall of Nari Shakti in me, individual, and how to recover it. और ये मेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेल्स के लिए 5 सीड नेचुरोपैथी है। मेल्स के लिए 5 सीड नेचुरोपैथी है और फीमेल्स के लिए हेक्सासीड। क्योंकि देखो, क्योंकि मेल वो कहते हैं ना कि एक स्टेटमेंट आपने और सुना होगा कि हर पुरुष के पीछे नारी, हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे नारी का हाथ है। हाँ जी। तो वो नारी कौन सी है? उसकी पत्नी या माँ? नहीं, यही प्रॉब्लम है। उसकी जो नारी है वो है उसकी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, हाँ। ओके। तो हर पुरुष को, ज्यादातर पुरुष तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर घूमते हैं, पर उनको यही नहीं पता कि पत्नी उनके अंदर ही है, बाहर नहीं है। ओके, तो जो बाहर है वो कौन है? वो तो कितनी भी हो जाती है ना, तो वही तो प्रॉब्लम चल रही है आज की तारीख में। द्रौपदी को 5 पति करने पड़े। हाँ, तो यानी कि अपना पति या अपनी पत्नी अपने में ही है और पुरुष को ये बात समझनी होगी कि मेरी पत्नी मुझ में ही है। और स्त्री के लिए भी तो यही है, स्त्री के पास ही तो उसका पुरुष अपने पास है। अच्छा, स्त्री के पास भी उसका पति उसके अंदर ही है, क्योंकि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन तो दोनों में होता है, हो सकता है ना। और अगर नहीं है दोनों में, मान लीजिए किसी में कॉमन जेंडर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नारी शक्ति शब्द का यूज करो। नारी शक्ति पुरुष के अंदर भी है, नारी शक्ति स्त्री के अंदर भी है। नहीं, कुछ पुरुषों में हो सकता है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इस तरह का ना हो। देखो तुम अब जो तुम ये कंपैरिजन बेकार है, इस कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। मतलब हर एक पुरुष में नारी शक्ति है, ये हम कह सकते हैं। शक्ति तो नारी ही है ना, शक्ति जिसको शक्ति शब्द ही है स्त्रीलिंग। अच्छा, तो पुरुष यूज करेगा तो पुरुष को अपने अंदर वो शक्ति विकसित करनी पड़ेगी, जागृत करनी पड़ेगी। ओके, नेचुरली। और फीमेल के अंदर तो होती ही है, उसे भी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी, जागृत भी रखनी पड़ेगी, मेंटेन भी रखनी पड़ेगी और डिजीज फ्री भी रखनी पड़ेगी। और वही बात है, लोग कहते हैं, मेरे को बुजुर्ग लोग कहते हैं, सीनियर सिटीजन, कि अब तो एक ही इच्छा है कि मृत्यु जो है
कष्ट मुक्त हो, कष्ट मुक्त हो जाए। हाँ जी। तो उसके लिए उनको नारी शक्ति अपनी जागृत करनी ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, मृत्यु के लिए हमें नारी शक्ति को जागृत रखना होगा, और ये सबके लिए है, मेल कम्युनिटी है, फीमेल कम्युनिटी है, सबके लिए। पेन फ्री लाइफ के लिए नारी शक्ति इज द की। ओके। हाँ, पेन फ्री लाइफ के लिए नारी शक्ति इज द की। अगर आप पेन फ्री मृत्यु चाहते हैं, पेन फ्री डिलीवरी चाहते हैं बच्चों की, तो आपको अपनी नारी शक्ति मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आपको बस कोई चॉइस नहीं है, जागृत रखनी पड़ेगी, मेंटेन रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। तो Yes. नारी शक्ति को मेंटेन करने के लिए है हेक्सासीड एशोथेरेपी, फीमेल नारियों के लिए हेक्सासीड है, और पुरुषों के लिए 5 सीड है। 5 सीड नेचुरोपैथी। तो अश्विनी जी, आज हेक्सासीड एशोथेरेपी के बारे में एक क्लैरिटी हमें मिली है, और आपसे बातचीत तो लंबी करते ही रहेंगे हम आगे भी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और ज़रूरत इस विश्व के हर एक प्राणी को है, और फीमेल कम्युनिटी के लिए खास तौर से आपकी इस महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के लिए इतना ही, प्रणाम। हेक्सासीड एशोथेरेपी, जिसके द्वारा आप अपनी नारी शक्ति को जागृत और मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से डायरेक्टली बात करें, या आप मुझसे बात कर सकते हैं मरियट नेचुरोपैथी क्लिनिक पे। भगवान टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसारण के लिए। आज के लिए इतना ही। युगल भगवान की आरती गा के आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण।